बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्तों, बिहार लाइब्रेरियन के जितने भी कैंडिडेट हैं वो जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी चैलेंज अब ये आ चुकी है कि उन्हें स्टेट एग्ज़ाम्स पास करने होंगे और स्टेट एग्ज़ाम्स के बाद उनको मेन एग्ज़ाम्स में बैठने होंगे जो सिलेक्शंस दिलाएगी बीपीएससी के द्वारा इसको कंडक्ट किया जाएगा। तो फिलहाल जो आपके सामने टारगेट ये है कि हम आखिर कैसे सस्ते में और आसानी पूर्वक जो है स्टेट का एग्जामिनेशंस पास कर पाएँ। उसमें दोस्तों हमने कल के वीडियो में आपको प्रदान किया है कि बिहार लाइब्रेरियन 2025 के लिए स्टेट का जो एग्ज़ाम्स है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। उसमें सबसे पहले उम्मीद करिए कि लाइब्रेरियन की जो साइंस है उससे 100 क्वेश्चंस आपके रहेंगे और 30 क्वेश्चंस जो होंगे आर्ट ऑफ टीचिंग से रहेगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, या इसको टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से भी जानेंगे। तो टीचिंग से संबंधित और उनकी समझ लाइब्रेरी के क्षेत्र में सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। यदि आप इन दो बिंदुओं को अच्छे से समझ जाते हैं तो याद रखिएगा 100 नंबर के करीब करीब आप आसानी से पहुंच जाएंगे और पास होने के लिए 75 नंबर्स यानी कि 50% जनरल के लिए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि आर्ट ऑफ टीचिंग से संबंधित चीज़ों को आप आसानी पूर्वक एक एक करके देखिए और समझिए कि कैसे क्वेश्चंस होंगे। 30 क्वेश्चंस होंगे आपको। अगर ये 30 क्वेश्चंस आप समझ लेते हैं तो आसानी पूर्वक महज 5 से 6 मिनट में आप एग्जाम्स में इसको निपटा लीजिएगा। पहला प्रश्न जैसा कि दिखाई दे रहा है, लाइब्रेरियन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है? यह आपका आर्ट ऑफ टीचिंग का पहला क्वेश्चन होगा इस सेट का। लाइब्रेरियन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है? सूचना का प्रबंध करना, कक्षा का संचालन करना, छात्रों को पढ़ाई से रोकना, केवल किताबें जारी करना। याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि लाइब्रेरियन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल ये है कि सूचना का प्रबंधन किस प्रकार से हो, यानी कि जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको किस प्रकार से इकट्ठा किया जाए और लोगों को प्रदान किया जाए कि वो आसानी पूर्वक सरलता से इसके बारे में अध्ययन कर पाएँ और जानकारियाँ एकत्रित कर पाएँ। ये लाइब्रेरियन का सबसे महत्वपूर्ण कौशल होता है, यानी आर्ट ऑफ टीचिंग का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रभावी शिक्षण में सबसे आवश्यक तत्व क्या है? जो प्रभावी शिक्षण होती है उसमें सबसे जो आवश्यक तत्व है वह निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, शिक्षक की योग्यता जरूरी है, छात्रों की भागीदारी और कक्षा का आकार। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर प्रभावी शिक्षण आप बनाए रखना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो लाइब्रेरी हो या चाहे कोई कक्षा कक्ष हो, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि छात्रों की भागीदारी कैसे हो रही है, कितनी संख्या में आ रहे हैं, वो अट्रैक्ट हो रहे हैं या नहीं, या ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वो उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो छात्रों की भागीदारी प्रभावी शिक्षा में सबसे ज़्यादा आवश्यक एक तत्व होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि संचार शब्द किससे संबंधित है? संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जानकारी को साझा करना संचार कहलाता है, रटाना संचार है, या परीक्षा आयोजित करना, या केवल पढ़ाना। तो याद रखिएगा आर्ट ऑफ टीचिंग का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संचार जो कम्युनिकेशन शब्द है जिसका प्रयोग जो है आर्ट ऑफ टीचिंग में किया जाएगा तो उसके लिए है कि जानकारी को साझा करना। संचार का मतलब होता है एक दूसरे से जानकारियों को साझा करना जिससे कि कम समय में अधिक जानकारियाँ एक दूसरे के साथ प्रसारित होता है और आपकी भी नॉलेज बढ़े और सामने वाले व्यक्ति से भी नॉलेज बढ़े और उससे आप कुछ प्राप्त कर सकें और कुछ प्रदान भी कर सकें। ब्लूम टैक्सोनॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? याद रखेंगे परीक्षा प्रणाली, या शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण करना, छात्रों का मूल्यांकन करना, या पाठ्यक्रम का विकास करना। दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो जाता है हमारे इस सेट में तो ज़रूर आप हमें कमेंट करके सजेस्ट कर दीजिएगा, ये अपने मित्रों को अवेयर कर दीजिए। उस कमेंट को हम जो है वो पिन कर देते हैं जिससे कि आपका अवेयरनेस यानी कि आपसे साथ जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, वे इस प्रति ये सजग हो जाएं। हो सकता है कोई मिस्टेक हो सकती है, इंसान है तो थोड़ी सी गलतियां हो भी सकती है। ब्लूम टैक्सोनॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? चौथे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण करना जो है ब्लूम के टैक्सोनॉमी का मुख्य उद्देश्य होता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि शिक्षा में प्रयोजनवाद का प्रवर्तक कौन है? शिक्षा में प्रयोजनवाद का प्रवर्तक कौन है? याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर है जॉन डेवी। याद रखेंगे शिक्षा में प्रयोजनवाद का प्रवर्तक जो है वो किनके द्वारा आया या उसके प्रवर्तक कौन है? तो जॉन डेवी इस प्रश्न का सही आंसर है, पांचवे का ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण में सकारात्मक प्रेरणा का अर्थ क्या है। शिक्षण में सकारात्मक प्रेरणा का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। सही आंसर है दोस्तों कि छात्रों को प्रोत्साहित करना। तो शिक्षण में सकारात्मक प्रेरणा जो आप बनाए रखना चाहते हैं तो जरूरी है कि बच्चों को या छात्रों को हतोत्साहित न करें बल्कि उन्हें प्रोत्साहित कर दें। छठे का ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है कि प्रभावी शिक्षण का मुख्य आधार क्या होता है। प्रभावी जो शिक्षण होती है उसका मुख्य आधार निम्नलिखित में से क्या होता है। याद रखेंगे शिक्षक का वेतन जरूरी है या शिक्षक की ज्ञान क्षमता, छात्रों की आयु या पाठ्य सामग्री की मात्रा। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है अगर आप प्रभावी शिक्षण का मुख्य आधार की बात करेंगे तो जो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से है। इस प्रश्न के सही आंसर है कि शिक्षक की ज्ञान क्षमता। किसी शिक्षक के पास जितना अधिक ज्ञान क्षमता होगा वो लोगों के सामने या अपने छात्रों के सामने उतना बेहतर तरीके से और प्रदर्शन कर पाएगा। इसलिए प्रभावी शिक्षा का मुख्य आधार शिक्षण की ज्ञान क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थी का कौन सा गुण महत्वपूर्ण है। शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षार्थी की वह कौन सी गुण है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, याद रखेंगे 8वें का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिज्ञासा। शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षार्थी का कौन सा गुण महत्वपूर्ण है। अगर कोई शिक्षार्थी जो यानी कि छात्र शिक्षा लेना चाहता है सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि उसमें जिज्ञासा कितनी है। ठीक है, बाकी अनुशासन, निष्क्रियता, आत्मनिर्भरता ये बात अलग चीज है, लेकिन सबसे ज्यादा अधिक गुण कौन सी उसको ये होगा। जैसे कि टीचर अपनी विद्वानता का पूरा परिचय देते जा रहा है, एक से बढ़कर एक कंटेंट कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति पर किसी भी प्रकार की कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हो जाती है ना वो कहावत कि भैंस के आगे बीन बजावत और बीन भैंस बैठ के पगुड़ावत, वही वाली बात हो जाती है। तो शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थी का कौन सा गुण महत्वपूर्ण होता है तो उसकी जिज्ञासा सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समूह चर्चा का उद्देश्य क्या है। समूह चर्चा देख लेंगे, जो लाइब्रेरी से आने वाले जो कैंडिडेट होते हैं वो कहीं पे बैठ करके अपने समूह चर्चा करते हैं, तो इससे क्या फायदे होते हैं। तो समूह चर्चा का उद्देश्य क्या होता है। छात्रों को रखना सिखाना, समय बर्बाद करना, विचारों का आदान प्रदान करना या शिक्षक का वर्चस्व दिखाई देना। सही आंसर है 9वें का ऑप्शन नंबर सी विचारों का आदान प्रदान करने हेतु समूह चर्चा की मुख्य उद्देश्य है, इसीलिए समूह चर्चा कराई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर कि इंटरैक्टिव टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। इंटरैक्टिव टीचिंग का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। आपके पास ऑप्शन है कि शिक्षक की भूमिका बढ़ाना, छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना, पाठ्यक्रम को छोटा करना या यूं कहें कि परीक्षा में अंक बढ़ाना। याद रखेंगे तो प्रश्न है कि इंटरैक्टिव टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इंटरैक्टिव जो टीचिंग होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है ऑप्शन नंबर बी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना कि वो आखिर किस क्षेत्र में और किस प्रकार से वो प्रबल हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर था। 11वां नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि कौन सा शिक्षण तरीका छात्रों के लिए सबसे प्रभावी होगा। वह कौन सा शिक्षण तरीका है जो छात्रों को देने से वे सबसे ज्यादा प्रभावी होंगे और उनको सबसे ज्यादा लाभ भी पहुंचेगा। ऑप्शन है अनुभव आधारित शिक्षण करा दें, व्याख्यान करा दें, रटने की प्रक्रिया बता दें, केवल पुस्तकों का उपयोग बता दें। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपने इसको चुन लिया होगा कि अनुभव पर आधारित शिक्षण जो होती है दोस्तों, जिसमें कोई व्यक्ति अपने अनुभव पर चीजें जो उसने ग्रहण की होती है अब जब उसको बांटता है तो उसमें जो कंक्रीट मेथड हो जाती है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है कि हाँ रियल में इसने ऐसा किया और इसके परिणाम ये हो सकते हैं, इसका सफलता और सफलता के कारण ऐसे बन सकते हैं। तो कौन सा शिक्षण तरीका छात्रों के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। अनुभव आधारित शिक्षण, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। 12वां का सही आंसर होगा छात्रों की प्रगति का विश्लेषण करना मूल्यांकन का मुख्य रूप से उद्देश्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर फीडबैक का महत्व क्या होता है। किसी व्यक्ति को फीडबैक देना कि तुम्हारी कार्य में ये कमियां थी, ये अच्छाइयां थी, यहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है, ऐसा करने से फीडबैक का क्या महत्व होता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस जो दिए गए हैं उस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया में सुधार किया जा सके, फीडबैक देने से छात्र और शिक्षक और जो भी व्यक्ति हैं किसी भी, जैसे लाइब्रेरी में आप काम ही कर रहे हैं, लाइब्रेरी में काम करते समय फीडबैक मांगी जाती है कि आप कितना संतुष्ट हुए। उससे क्या होता है कि आपको आपकी कमियां नजर आती हैं, आपकी अच्छाइयां भी दूसरे के द्वारा आपको प्रदान की जाती है। तो ऐसे में शिक्षण प्रक्रिया में सुधार होती है, फीडबैक का यही महत्व होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा।
सक्षम शिक्षक की पहचान क्या है? याद रखेंगे, सक्षम शिक्षक की पहचान क्या होगा? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो छात्रों को प्रेरित करता हो वही सक्षम शिक्षक की पहचान होती है। प्रोजेक्ट विधि का उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट विधि का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन इसका सही है छात्रों में रचनात्मकता विकास करना। याद रखेंगे, छात्रों में रचनात्मक रूप से विकसित होना ये प्रोजेक्ट विधि का मुख्य रूप से उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है कि 16 नंबर, मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? निम्नलिखित में से वो कौन कौन से प्रकार हैं जो मूल्यांकन के लिए प्रयोग किए जाते हैं? प्रारंभिक, सतत और अंतिम। याद रखिएगा, ये तीनों के तीनों जो प्रकार हैं वो मूल्यांकन के प्रकारों में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर था। आगे है 17 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिएगा। शिक्षक का मुख्य कर्तव्य क्या होता है? एक शिक्षक का मुख्य कर्तव्य क्या होता है? 17 का ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान का प्रसार करना एक शिक्षक का मुख्य कर्तव्य होता है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, लाइब्रेरियन का शिक्षण में योगदान क्या है? एक लाइब्रेरियन का शिक्षण में योगदान क्या है? पुस्तकों की संख्या बढ़ा देता है, वो छात्रों को संसाधनों का उपयोग सिखाता है, कक्षा का प्रबंधन करता है, परीक्षण परिणाम घोषित करता है। तो लाइब्रेरियन का जो मुख्य काम होता है जो शिक्षण के क्षेत्र में, तो छात्रों को संसाधनों का उपयोग करना सिखाता है कि तुम्हारे लिए ये विषय इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी ये कमियां हो सकती है, तुमको ये पढ़ने चाहिए जिससे कि तुम्हें बाकी नॉलेज हो आसानी से मतलब बैकअप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो होती है एक लाइब्रेरियन के माध्यम से आती है, इसलिए लाइब्रेरियन का शिक्षण में योगदान है और वो ये है कि छात्रों को संसाधनों का उपयोग करना वो सिखाता है। आगे प्रश्न देख लीजिएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन है, ई लर्निंग का मुख्य लाभ क्या है? ई लर्निंग का मुख्य लाभ निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर है कहीं से भी सीखने की सुविधा प्राप्त हो जाए, इसको हम लोग ई लर्निंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तकालय ओरिएंटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुस्तकालय ओरिएंटेशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? 20वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकालय संसाधनों का सही से उपयोग सिखाना पुस्तकालय ओरिएंटेशन का उद्देश्य होता है। ठीक है, पुस्तकालय ओरिएंटेशन का मुख्य उद्देश्य है पुस्तकालय संसाधनों का सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाए। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल शिक्षा में लाइब्रेरियन की भूमिका क्या है? तो डिजिटल जो शिक्षा है उसमें लाइब्रेरियन जो होंगे उनका मुख्य भूमिका क्या होगा? सही आंसर है 21 का ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराना डिजिटल शिक्षा में लाइब्रेरियन की मुख्य भूमिका है। लाइब्रेरियन ये बताएगा कि छात्रों को डिजिटल संसाधन किस प्रकार से उपयोग करने चाहिए और उससे क्या फायदे हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी का पूरा नाम क्या है? प्रश्न आपके सामने है कि आईसीटी का पूरा नाम क्या है? 22वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। टेक्नोलॉजिया नहीं, वो जो हंसने वाली बात रहती है ना, टेक्नोलॉजी आजकल बहुत वायरल है, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाता है? वह कौन सा उपकरण है जो शिक्षण को अधिक रूप से प्रभावी बना देता है? 23वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्मार्ट बोर्ड। कौन सा उपकरण शिक्षण को अधिक प्रभावी? ब्लैक बोर्ड नहीं, केवल किताबें नहीं, कोई नहीं। स्मार्ट बोर्ड जो होता है वो मनोरंजन से भर देता है और आपको नए चीज़ों को करने के लिए जो है प्रेरित करता है, इसलिए स्मार्ट बोर्ड जो है उपकरण शिक्षण के रूप में एक प्रभावी उपकरण मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ऑडियो विजुअल सामग्री का क्या लाभ है? ऑडियो विजुअल सामग्री का पढ़ाई में रुचि बढ़ाना, समय बर्बाद करना, छात्रों को अनुशासनहीन बनाया और विषय को कठिन बनाना। सही आंसर है कि ऑडियो विजुअल जो सामग्री होता है उसके माध्यम से दोस्तों ये जो होगा ना पढ़ाई में रुचि बढ़ेगा। ठीक है, बच्चों को सुनाई तो देगा ही, साथ ही साथ वीडियोस के माध्यम से वह चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से देख करके सीख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को प्रेरित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या अपनाइएगा? छात्रों को अगर आप चाहते हैं कि प्रेरित कर दें तो सबसे अच्छा तरीका आपके पास क्या हो सकता है? दंड दे दीजिएगा, उनके प्रयासों की सराहना करिएगा, परीक्षा में विफल कर दीजिएगा या पाठ्यक्रम को जटिल बना दीजिएगा। तो याद रखिएगा पॉजिटिव कीवर्ड है कि छात्रों को प्रेरित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उनके प्रयासों को हम सराहना करें। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि लाइब्रेरी का उपयोग किस प्रकार सिखाया जा सकता है? लाइब्रेरी का उपयोग किस प्रकार से सिखाया जा सकता है? सही आंसर है 26 का ऑप्शन नंबर डी, निर्देशित प्रयोगों के माध्यम से लाइब्रेरी का उपयोग जो है बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है, यानी निर्देशित प्रयोग, जो निर्देश है उसका पालन करते हुए आप चीज़ों को खोजिए और अपने मतलब जो भी आवश्यकता है उसको पूर्ण कीजिए किताबों से संबंधित। अगला प्रश्न है कि प्रभावी कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रभावी कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों की भागीदारी को सुनिश्चित करना एक प्रभावी कक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है।
अगला है 28वां नंबर क्वेश्चन, देख लीजिएगा। शिक्षण सामग्री का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? शिक्षण जो सामग्री होती है उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स होगा, जो दिए गए ऑप्शंस हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप किसको मानिएगा? किताबों को, डिजिटल उपकरण को, छात्रों की आवश्यकताओं को, या पाठ्यक्रम की लंबाई को? सही आंसर है दोस्तों 28 नंबर प्रश्न का कि शिक्षण सामग्री का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो होगा वो 28वें का आपके पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। छात्रों की आखिर आवश्यकता क्या है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना शिक्षण सामग्री का एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व के रूप में यह जानी जाएगी। ठीक है, आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों किसी भी प्रकार से अगर कोई क्लास आपका छूट गया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पर बिहार लाइब्रेरियन 2025 से संबंधित एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर आप उसको अपने वीडियोस को या अपने क्लास को कवर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इससे अधिक लाभ आपको ही पहुंचेंगे। और बीपीएससी टीआरई 4 वाले बिल्कुल घबराए नहीं, आपके लोगों के लिए भी सुविधाएं पूर्ण रूप से तैयार की जा रही है। जैसे ही थोड़ा सा कोई नोटिफिकेशन आता है, अप डाउन होता है, तो मैं जरूर आपके भी वीडियोज प्रदान करने लगूंगा। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान का प्रचार, परीक्षा उत्तीर्ण कराना, छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, या केवल पाठ्यक्रम पूरा करना? तो दोस्तों ये 30वां नंबर क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ करके जाता हूं। आप जो है हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, जिनका आंसर सही होगा हम अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको रिप्लाई करेंगे कि हाँ आपने इसका सही आंसर दिया है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? 30वें का आपको ऑप्शन का आंसर जो है सिलेक्ट करके हमें कमेंट करने हैं। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद अभी तक हमारे साथ जुड़ने के लिए।